पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। हमारा नेशनल एंथम कितना प्यारा है ना। इट्स लिरिकली रिटन सो गुड, हैज अ ब्यूटीफुल मेलोडी एंड एवरी टाइम आई लिसन टू इट आई जस्ट फील सो गुड। और हो भी क्यों ना यार, इट्स रिटन बाय नन अदर देन कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि दिस पार्ट ऑफ नेशनल एंथम विच डिपिक्ट्स ऑल्सो ज्योग्राफी शोज हाउ रिच अवर डाइवर्सिटी इज। मतलब हमारे देश का तो मोटो ही यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और किसी भी समाज में डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लैंग्वेजेस। और भारत जैसा डाइवर्स कल्चर जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, आई थिंक वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस एंड देयर नेमेसिस हिंदी। Fortunate scenes in what's considered to be a global city. We've seen vandalism being reported as pro-Kannada activists took law into their... पिछले कुछ टाइम से कर्नाटका में एक एंटी हिंदी और प्रो कन्नड़ा मूवमेंट चल रहा है जो नेशनल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। कर्नाटका की पूरी पॉलिटिक्स या तो आज फ्रीबीज की है या फिर इस लैंग्वेज इशू की। पर बिना उस पॉलिटिक्स की कीचड़ में जाए हम बात करते हैं इस लैंग्वेज इशू पर और सीधा चलते हैं नम्मा बेंगलुरु। बेंगलुरु आज इंडिया का आईटी हब बन चुका है और अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन बाहर से आए हुए लोग यानी इमिग्रेंट्स की है। यही एक रीजन है कि आज बेंगलुरु में लैंग्वेज को लेकर इतनी टेंशन है। जहां वहां की लोकल मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मानना है कि एवरीवन शुड स्पीक और एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक कन्नड़ा, वहीं इमिग्रेंट्स का कहना है कि दे आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। वेल, काफी सारी रिसर्चेस हमें बताती हैं कि किसी भी कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसकी भाषा। पीपल आर जनरली सो कनेक्टेड टू देयर मदर टंग क्योंकि उससे एक होमली फीलिंग आती है एंड वी फील कंफर्ट अराउंड इट। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई एम कंफर्टेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन हिंदी की वो एक कंफर्ट और बिना जज हुए बोल पाना इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। और सिमिलरली अगर मैं किसी नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर की बात करूं तो उनके लिए भी अपनी मदर टंग ज्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू हिंदी फॉर अ वेरी सिंपल रीजन एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। ज्यादातर नेटिव हिंदी स्पीकिंग लोग किसी और इंडियन लैंग्वेज के बारे में जानना ही नहीं चाहते। इसकी वजह से नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर्स को लगता है कि वी आर इम्पोजिंग हिंदी ऑन देम। और ये हिंदी इम्पोजिशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़े। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा के अनुसार भारत की आज़ादी के दौरान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल मुद्दा था कि कौन सी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा। और इससे पहले 1925 में यंग इंडियन न्यूज़पेपर में एम.के. गांधी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को अपना समर्थन दे चुके। गांधी के हिसाब से भारत को बांधने के लिए कॉमन भाषा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो बाकी रीजनल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के साथ चल सके। और इन्हीं सेम आइडियाज से हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी ज़्यादा एग्री करते थे। लेकिन इसी बीच पार्टीशन हो जाने की वजह से हिंदुस्तानी भाषा जिसमें उर्दू काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी उसका विरोध होना शुरू हो गया और फिर इवेंचुअली इसे ड्रॉप कर दिया गया। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेजॉरिटी लोगों का यही ओपिनियन था कि हिंदी को एज अ नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए और एज अ बाइंडिंग फोर्स यूज किया जाए अक्रॉस द नेशन। लेकिन इसके अगेंस्ट में भारत के अन्य भाषा क्षेत्र यानी लिंग्विस्टिक रीजन से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स और खासकर मद्रास रेजिमेंट का मानना था कि भारत में ऐसी अन्य कई भाषाएं हैं जैसे तमिल, बांग्ला, उड़िया, मलयालम जिनका इतिहास और साहित्य लिटरेचर हिंदी से काफ़ी ज़्यादा पुराना और डेवलप्ड है। ऐसे में सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस पर ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोगों की वजह से हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित करना बाकी भाषाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो। और नेशनल लैंग्वेज के इस मुद्दे की गर्माहट को देखकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सहमति दे दी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 का जन्म हुआ जिसके हिसाब से देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाने वाली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। और साथ ही संविधान लागू होने से आने वाले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा जिससे नॉन हिंदी स्टेट्स का हिंदी में एक स्मूथ ट्रांजिशन कराया। और साथ ही साथ देश की प्रमुख भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में डालकर हिंदी के साथ 14 शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया जो आज के समय बढ़ के 22 हो चुकी हैं। बट दिस वॉजंट इनफ। ये तो बस शुरुआत थी उस लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट की जिसने आने वाले कई सालों में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। 1952 आते आते मद्रास स्टेट से अलग एक तेलुगु मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की मांग उठने लगी और इसी बीच प्रो तेलुगु स्टेट प्रोटेस्ट में आमरण अनशन करते हुए कांग्रेस के ही एक लीडर पोत्तिश्री रामुलु की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। और यही वो मूवमेंट था जब भारत की लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। रामुलु जी की मृत्यु के बाद उनके सपोर्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया एंड देयर वाज वायलेंस अक्रॉस द स्टेट। इसी वायलेंस को शांत कराने के लिए
1953 में भारत सरकार ने एक तेलुगु मेजॉरिटी आंध्र स्टेट की स्थापना करी एंड दिस स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जिससे आने वाले कई सालों में और ज़्यादा लैंग्वेज बेसिस पे जहां तमिलनाडु में द्राविडियन मूवमेंट जाग गया, वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बॉम्बे को लेकर रिश्ते उलझने लगे और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया और वहाँ हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित करने के लिए प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। और इसी बीच 1966 में पंजाब और हरियाणा दो अलग स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पर, और ये भाषा रिलेटेड मुद्दे आज भी चले जा रहे हैं। जहां हम बात कर रहे थे कर्नाटका की कि कैसे वहां के लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश है हिंदी इम्पोजिशन को लेकर, वहीं और भी कुछ नॉन नेटिव हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जिनका मानना है कि हिंदी की वजह से उनका लोकल लैंग्वेज और कल्चर खत्म होता जा रहा है। और यहाँ मैं सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात ही नहीं कर रहा, काफ़ी सारी रिसर्चेस दिखाती हैं कि कैसे हरियाणा और राजस्थान एंड इवन कुछ और हिंदी हार्टलैंड वाली स्टेट्स की 250 से ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स आज खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदी। पर हमें कहीं ना कहीं मानना होगा कि जितना इस देश के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक उतना ही मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी और बाकी इंडियन भाषा भी है। बीइंग अ नेटिव हिंदी स्पीकर आई कैन से कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदी स्पीकर्स आर एंड दैट मोटिवेटेड टू लर्न एनी इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। वहीं अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहे टूटी फूटी ही सही पर हिंदी बोल सकते हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से उन्हें लगता है कि वी आर इम्पोजिंग हिंदी ऑन देम। क्योंकि यार एक काफ़ी सिंपल सी एनालॉजी है, जैसे कोई फॉरेनर दिल्ली में आके अगर टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो वी फील सो गुड कि चलो यार ही इज एक्चुअली ट्राइंग, और फिर हम आगे बढ़ बढ़ के उसकी हेल्प करते हैं। सिमिलरली उसी तरह अगर हम बीइंग अ नेटिव हिंदी स्पीकर किसी नॉन नेटिव हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जाएं और वहां की रीजनल लैंग्वेज भले टूटी फूटी सही बोलने की कोशिश करें, तो दैट इज माय गारंटी कि दे विल श्योरली हेल्प यू। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दा और नॉर्थ साउथ का डिवाइड हमें खुद ही सुलझाना पड़ेगा एंड वी कांट रियली डिपेंड। और मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो एवरी इंडियन शुड नो एटलीस्ट 3 इंडियन लैंग्वेजेस। क्योंकि अगर हम लग्जमबर्ग को देखें जो यूरोप का काफ़ी छोटा सा देश है, वहाँ ऑन एन एवरेज एक इंसान 6 से 7 इंटरनेशनल भाषा बोल सकता है। तो अपने प्यारे भारत की इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बट अगेन हु एम आई टू स्पीक ऑन दीज थिंग्स, तो मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूँ। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।